जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को पढ़ रहे हैं और पिछले दो वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी तक पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का इक्वेशन। यानी कि लाइन का इक्वेशन जो है हम लोग दो तरह से निकालते हैं और दोनों तरह में दो दो तरीका है, एक कार्टेशियन फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है। इसके प्रूफ को हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया है। अगर आप स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको लाइन के इक्वेशन को किस तरह से हम लोग निकालते हैं इसका प्रूफ मिल जाएगा। अगर दूसरे वीडियो को देखते हैं तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम मिल जाएगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। और यह आपका स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में भी हम लोग इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे। किससे रिलेटेड? यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड। और ये लाइन जो है कहाँ पे होगा? आपका स्पेस में होगा। और स्पेस की जानकारी तो आप लोगों को 3D में ही हमने दे दी है। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप देख लिए होंगे और बात को समझ रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि लाइन का इक्वेशन स्पेस में हम दो तरीके से निकालते हैं। तो पहला कंडीशन जो होता है, पहला तरीका जो होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से कोई लाइन स्पेस में गुजर रही हो एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन या गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर के यह आपका पैरेलल हो। तो देखिए ये आपका लाइन हो गया और यह किसी पॉइंट से गुजर रही है, x1 y1 z1 से गुजर रही है और यह लाइन जो है पैरेलल है आपका वेक्टर m के। तो हम यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं जो कि हम लोग a मान के चलते हैं और इस पर कोई जनरल पॉइंट r ले लेते हैं जो कि x y और z होता है आपका। और ये जो m वेक्टर होता है ये आपका a i यूनिट वेक्टर, b j यूनिट वेक्टर और c k यूनिट वेक्टर होता है। अब a का जो वैल्यू है वेक्टर a को हम लिख सकते हैं x1 i यूनिट वेक्टर, y1 j यूनिट वेक्टर और z1 k यूनिट वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ये जो है आपका ओरिजिन है जहां पर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों आपका एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा स्पेस में अगर लाइन है तो। और इस r का पोजीशन वेक्टर x i वेक्टर, y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर। अब यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसके इक्वेशन को लिखते हैं तो r इक्वल टू a प्लस लेमडा इंटू एम लिखते हैं हम लोग। और ये r आपका क्या है ऊपर आपको दिख रहा होगा, a वेक्टर क्या है यहाँ आपको दिख रहा होगा, m वेक्टर क्या है यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये तो आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। और कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इसके इक्वेशन को लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c और x1 y1 z1 देख रहे हैं आप। a b c भी आपको दिख रहा होगा कहाँ से आया है। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं। एक हमने बताया था कि अगर दो पॉइंट से होकर कोई लाइन स्पेस में गुजर रही है, कितने पॉइंट से होकर? दो पॉइंट से होकर, तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है a है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है b वेक्टर है और इसके आधार पर हम इसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं a वेक्टर प्लस लेमडा इंटू b माइनस a वेक्टर। क्लियर है? सिर्फ दो पॉइंट दिया रहेगा उससे हमारा निकल जाएगा। और a वेक्टर जो हो जाएगा यानी कि पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर है जो कि x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k है और x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k जो है b, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने बी वेक्टर माना है। ये भी हमने बताया था, इसको प्रूव करके भी बताया है। और अगर हम लोग लिखना चाहें कार्टेशियन फॉर्म में तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। जरूरत पड़ने पर इसको k या लेमडा के बराबर भी हम लोग लिखते हैं और इसको भी हम लोग k या लेमडा के बराबर, चूंकि ये तीनों जो है कांस्टेंट होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के इक्वेशन को। और इसमें हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे वो सारा प्रॉब्लम आपके बुक आर.एस. अग्रवाल से होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने आर.एस. अग्रवाल के बुक को ही सामने में रख के उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद यानी अंत तक के प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉब्लम एक ही तरह के होंगे तो उसमें से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी कि हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। ये जानकारी मैं सबसे पहले आप लोगों को दे दूँ ताकि आपको ये आस नहीं रहे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देखना है। मेरा टारगेट ये है कि आप हर एक प्रॉब्लम को समझने लायक बन जाएं और हर एक प्रॉब्लम को बनाने लायक बन जाएं।
क्योंकि हम जो आपको प्रॉब्लम बनाएंगे उसी के आधार पर उस तरह के प्रॉब्लम को आप निश्चित रूप से बना सकते हैं यदि आप ठीक तरह से मेहनत करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू A527 एंड B352 क्रॉसेस द YZ प्लेन। यानी कि एक लाइन जो कि A और B से होकर जाती हैं, जो कि क्रॉस करती है YZ प्लेन को। तो इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं यही है आपका YZ प्लेन है। अब इससे होकर कोई एक लाइन इस तरह से गुजर रही है ना, और मान लीजिए कि ये लाइन, ये प्लेन को हम जो है एक ओपेक मीडियम मान लिए, तो इस तरह से ये लाइन जो है आपका गुजर रही है, ये लाइन का ही पोजीशन है। तो इसमें से 2 पॉइंट हमको पता है, A5, 2 और 7, और इसमें B कोई पॉइंट पता है आपको, 3, 5 और 2 पता है। अब देखिए YZ प्लेन पर कोई भी पॉइंट जो होगा उसका X कोऑर्डिनेट 0 होगा, Y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, और Z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। जितने भी ये आपका YZ प्लेन पर होंगे उसमें X कोऑर्डिनेट 0 होगा, Y मान लेते हैं B है, और Z कोऑर्डिनेट जो है आपका C है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग को पहले निकाल लेना है, इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A527 और B आपका 352 से। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। इसको हम लोग कोई कांस्टेंट लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ से अगर हम इसको इसमें पुट करें तो x माइनस 5 है ना, और उसके बाद 3 माइनस 5, इसमें से एक को x1, दूसरे को x1 y1 z1, और एक को x2 y2 और z2 हम लोग मान लेते हैं। अब ध्यान से हम लोग को सारे वैल्यू को रख देना है। y माइनस 2 बाय 5 माइनस 2 इक्वल टू 7, z माइनस 7 बाय 2 माइनस 7 इक्वल टू लेमडा। अब ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 2 बाय 3 इक्वल टू z माइनस 7 बाय माइनस 5 हो गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। अब क्या होता है कि यह जो लाइन है आपका पासेस थ्रू द पॉइंट 0BC है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि दिस लाइन जो है पासेस थ्रू YZ प्लेन दैट इज थ्रू 0BC पॉइंट, इस पॉइंट से होकर गुजरती है। तो इट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन को यह जो है आपका सेटिस्फाई करेगा। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं x है आपका 0 माइनस 5 बाय माइनस 2, और y के लिए हम b लिख सकते हैं b माइनस 2 बाय 3, और उसके बाद z के लिए हम c माइनस 7 बाय माइनस 5 लिख सकते हैं। हालांकि देखिए इसका तो वैल्यू हमको यहाँ पता चल जाता है कि यह 5/2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक बार इसको दोनों के लेकर हमको b का वैल्यू निकाल लेना है। b माइनस 2/3 इक्वल टू 5/2, जो कि आपका हो जाता है b इक्वल टू 15/2 माइनस ये आपका +2 इक्वल टू 15 प्लस 4/2 इक्वल टू 19/2 मिल जाता है। अब इसको हम इस दोनों को ले लेते हैं एक बार, तो इस दोनों को लेने से c माइनस 7 बाय माइनस 5 इक्वल टू 5/2, तो c माइनस 7 इक्वल टू 25/2 होता है, और c इक्वल टू माइनस 25/2 अब प्लस 7, तो यह माइनस 25 प्लस 14/2 आपको मिल जाता है, जो कि -11/2 आता है।
अब देखा जाए रिक्वायर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉइंट जो है यहाँ तो देख रहे हैं हम, एक तो जीरो ही है आपका, देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट बी का वैल्यू हमारा निकला है 19/2, और सी का जो वैल्यू निकला है ये आपका -11/2। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, और इसी पॉइंट से होकर यानी कि 0, 19/2 और -11/2 से होकर ये लाइन आपका गुजर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि ए बी सी 3 पॉइंट आपको दिया गया है। इसमें कहता है कि 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी। तो यह तो आपका उम्मीद करते हैं कि इसे आप बना लेंगे, चूँकि आपको पता है कि 2 पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं। इसके लिए तो आपका यही फार्मूला है, जैसा कि हमने यहाँ पर यूज किया है, इस फार्मूले को यूज किया है। तो चलिए इसमें सारे चीज़ को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है आपका, और इस पैरेललोग्राम का पॉइंट जो है आपका दिया गया है 4, 5, 10, बुक आपके पास होगा ज़रूर। बी जो है 2, 3 और यह 4 दिया गया है। सी जो है आपका 1, 2 और -1 दिया गया है। तो पहला इसमें निकालना था आपको वेक्टर इक्वेशन, है ना, वेक्टर इक्वेशन निकालना था ऑफ ए बी। तो यह देखिए ए बी आप देख रहे हैं, यही है हमारा ए बी। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर 4i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 10k यूनिट वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर। अब बी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब वेक्टर फॉर्म हमको लिखना है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, तो आपको याद होगा r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हम लोग लिखते हैं। ये r इक्वल टू ए का जो वैल्यू यही है आपका 4i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 10k यूनिट वेक्टर अब प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए करना है, तो 2 - 4 करेंगे तो -2i यूनिट वेक्टर, 3 - 5 करेंगे तो -2j यूनिट वेक्टर, अब 4 - 10 करेंगे तो -6k यूनिट वेक्टर। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में ए बी का, है कि नहीं। अब यदि चाहे तो आप इसको उल्टा भी निकाल सकते हैं, इसी को आप ए मान सकते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं, मान लीजिए इसको, और इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। तो इससे भी जो हमारा लाइन का इक्वेशन निकलेगा, दोनों का मतलब ही हमारा सेम होगा। उसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर में जो कहता है कि बी सी का इक्वेशन निकालना है आपका, बी सी का इक्वेशन निकालना है और यह कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। तो कार्टेशियन फॉर्म ये बी और सी का, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए x - x1/y x2 - x1 वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर आपका कहता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी आपको निकालना है। इस डी पॉइंट को आपको निकालना है। तो इस डी को निकालने के लिए आप जो हैं क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि अगर ए और सी को हम मिला दें और बी और डी को मिला दें तो डायगोनल हो गया ये। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम का एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट जो है ओ हो गया और बी डी का भी मिड पॉइंट आपका ओ हो गया। तो हम आसानी से लिख सकते हैं 4 + 1/2 एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो इधर अगर ए बी सी ले लें तो a + 2 = a + 2/2। उसके बाद 5 + 2 5 + 2/2 = 3 + b/2 3 + b/2। और इसी तरह से हम लोग आगे लिख सकते हैं कि 10 + -1 10 + -1/2 = 4 + c/2 4 + c/2। तो
तो 2 पहले नीचे का सबका कट गया, इससे हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। देख लीजिए, अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। a का वैल्यू हमको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और यहाँ b का वैल्यू आपको मिल जाएगा, देखिए 3 2 7 है, 7 माइनस 3 तो 4 हो जाएगा। और c का जो वैल्यू है यहाँ से हमको मिल जाता है 9 हो गया, इधर 9 में 4 गया तो 5, यानी कि आपका 3 4 और 5 जो है ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। किसका भैया? इसका हो जाएगा, 3 4 और 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्लेन है आपका दिया हुआ, एक प्लेन है, मान लीजिए कि इस तरह से कोई प्लेन है, और इस प्लेन का जो इक्वेशन दिया गया है आपका x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6 ये दिया गया है। अब एक लाइन, ये तो लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन जो है इससे होकर गुजरती है और इसको मीट करती है, इस प्लेन को मीट करती है, ये मान लीजिए एल लाइन है, इस एल लाइन का इक्वेशन है। तो यह खास पॉइंट आपको निकालना है, ए बी सी आपको यह पॉइंट निकालना है, इस प्लेन में निकालना है। तो देखिए कि इस लाइन का ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का वह एक बिंदु, कोई एक पॉइंट जो कि इस प्लेन पर ही है, प्लेन पर भी है, यानी कि इसका कोई एक पॉइंट जो कि प्लेन पर भी है, तो इस लाइन का कोई एक पॉइंट हम लोग कैसे पता चला सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए कि हम इसका एक जनरल पॉइंट निकालते हैं। जनरल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि x प्लस 1/2 इक्वल टू वाई प्लस 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/4 को हम लोग लेमडा ले लेते हैं। अब इसको अगर इसके बराबर करते हैं तो x का वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 1 मिलता है। अगर इसको इसके बराबर करते हैं तो करके देख लीजिए, y प्लस 2/3 इक्वल टू लेमडा है, तो y का वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 2 मिलता है, और z का वैल्यू आपको इससे क्या मिल जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 3 मिल जाएगा। तो यह x, y और z एक ऐसा खास पॉइंट है, 2 लैम्डा माइनस 1 है ना, 2 लैम्डा माइनस 1, उसके बाद 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2, और उसके बाद 4 लैम्डा माइनस 3 वह खास पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि इस पॉइंट से होकर भी गुजर सकता है। तो ये हमारा जो मिला एक जनरल पॉइंट मिला, क्या मिला, जनरल पॉइंट। अब इस जनरल पॉइंट को हम लोग को खास पॉइंट बनाना है। ये जो पॉइंट हैं इस लाइन पर हर एक जगह के पॉइंट को डिनोट करता है। अब इसको खास बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये पॉइंट खास तभी होगा जब इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट खास यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा, यानी कि ए बी सी तभी हो सकता है जबकि इस प्लेन के इक्वेशन को यह सेटिस्फाई करे। यानी कि अगर यह पॉइंट आपका इस प्लेन पर है तो इस प्लेन के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई निश्चित रूप से करेगा। तो अब वही काम करते हैं हम लोग कि दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6 हैं, तो x जिसको a माने हुए हैं, जनरल एक खास पॉइंट जो कि a है हमारा, जो कि इस लाइन पर भी है, तो यह आपका 2 लैम्डा माइनस 1 हो गया। उसके बाद प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 हो गया। अब 4 इंटू z का वैल्यू 4 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 16 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 6। अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 16, तो यह आपका 21 लैम्डा हो जाता है। -1 -2 -12 ये तीनों मिलकर आपका हो जाता है 15। तो 15 प्लस 6 इक्वल टू 21। देयरफॉर लैम्डा का जो वैल्यू निकल गया 21/21 इक्वल टू 1 निकल गया।
अब लेमडा का वैल्यू हमारा 21 निकल गया। अब इस लेमडा का वैल्यू 1 के चलते यह एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा जो कि इस प्लेन से होकर यह लाइन गुजरेगा। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि a हमारा है 2 लेमडा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, जहाँ की लेमडा का जो वैल्यू है हमारा 1 आया हुआ है। b इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। c इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 3 यानी कि 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1 1 और 1 है ना, 1 1 और 1 हो जाएगा। यानी कि यह जो पॉइंट है आपका 1 और 1 1 पर जो है यह लाइन इस प्लेन को कट करती है या मीट करती है। इसके बाद हमारा इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 के तरह ही है। 13 में क्या किया था, आपको लाइन का इक्वेशन दे दिया था, और यहाँ 14 में आपको क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट से आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब फिर उसके बाद इस दोनों लाइन के इक्वेशन से एक जनरल पॉइंट निकालना है, जैसा कि हमने यहाँ पर जनरल पॉइंट निकाला था लेमडा लेकर, है ना, लेमडा लेकर हमने जनरल पॉइंट निकाला था। और यह जनरल पॉइंट जो इससे निकलेगा आपका इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 14 नंबर बड़ी आसानी से बना लेंगे। और 15 और 16 नंबर हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यह दो क्वेश्चन जो हैं ठीक जिस तरह से आपने 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया उसी तरह से यह आपका 15 और 16 भी बनेगा। तो इसमें से 16 पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो 16 में देखिए क्या कहता है कि यह जो है आपको फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। ये जो है आपका एक पॉइंट से होकर गुजरती है, 1 2 3 से होकर गुजरती है, और कहता है कि पैरेलल टू द लाइन। अब एक अलग से लाइन है आपका L, और ये L का इक्वेशन आपको दिया गया है -x माइनस 2/1, उसके बाद y प्लस 3/7 इक्वल टू 2z माइनस 6/3 ये दिया गया है, इसके पैरेलल है, इस लाइन का इक्वेशन यहाँ लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लाइन का इक्वेशन अब आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस को नीचे ला दिए, y प्लस 3/7 ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो z माइनस 3/3 हो जाता है। अब इसको जो है हम x माइनस -2/-1 लिख सकते हैं, y माइनस -3/7 लिख सकते हैं, और z माइनस 3/2 लिख सकते हैं। ये 2 मिला जुला के यहीं ऊपर आ जाएगा अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे हमको डायरेक्शन क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशियो मिल गया, है ना, डायरेक्शन रेशियो मिल गया। ये डायरेक्शन रेशियो आपका -1 7 और यह 3/2 मिलता है। अब डायरेक्शन रेशियो मिल गया और एक पॉइंट है आपका, तो इससे हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 1, जैसे यह पॉइंट 1 2 3 है आपका, x माइनस 1/-1, y माइनस 2/7 और z माइनस 3/2। और याद रखिए हमने इस बात को कहा है कि अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए 1 7 और यह 3/2 है आपका, और दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, और जो कि आपका किसका देता है पोजीशन वेक्टर, m का पोजीशन वेक्टर देता है, m का पोजीशन वेक्टर। और इसके लिए हम इक्वेशन जो लिखते हैं r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा इंटू m वेक्टर लिखते हैं, और m वेक्टर से हमको डायरेक्शन रेशियो मिलता है। तो कार्टेशियन फॉर्म तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि कह दे कि इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए r वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1i यूनिट वेक्टर, 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर लिखेंगे, अब प्लस लेमडा लिखेंगे, अब फिर -1i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर, अब प्लस 3/2k यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम लोग इसको आंसर इसका कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है, चूँकि यह आपका क्या है,
डायरेक्शन रेशियो है। इस रेशियो को हम -2, 7×2 जब 14 और उसके बाद 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब रेशियो में ही है तो रेशियो के हर एक टर्म को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा एक्चुअल में आंसर जब देखिएगा तो ये मिलेगा x - 1/-2, y - 2/14 और उसके बाद z - 3/3 मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यही चीज़ जो है आपका यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। अगर आप इस तरह से भी छोड़ देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। इस चीज़ से आप आश्वस्त रहें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आगे का, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं यह कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ये दो लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन जाती हैं जो कि 1, 2, -4 से होकर गुजरती है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा पहला लाइन है और ये हमारा दूसरा लाइन है। इसको हम L1 मान लेते हैं और इसको हम लोग L2 मान लेते हैं। तो L1 लाइन और L2 लाइन जो है, दो लाइन आपका दिया गया है, L1 और L2। और इस दोनों लाइन के एक लाइन परपेंडिकुलर गुजरती है, इस तरह से परपेंडिकुलर गुजरती है, जो कि पॉइंट 1, 2 और -4 से होकर गुजरती है। ये पॉइंट से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, इसको हम लोग L मान लेते हैं। ये क्या कहता है, इस पर भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन आपका इस पर भी परपेंडिकुलर है। और देखा जाए कि इस लाइन का अगर L1 का हम लोग डायरेक्शन रेशियो जानना चाहें तो डायरेक्शन रेशियो ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका डायरेक्शन रेशियो हमको यहाँ से मिल जाएगा, 8 - 16 और यह आपका 7 डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो हो गया आपका। उसके बाद अगर इसका डायरेक्शन रेशियो आपको लिखना है तो ये 3 और 8 और उसके बाद -5 हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको पता नहीं है और जिसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग ABC मान लेते हैं। लेट ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L का डायरेक्शन रेशियो। तो अब हमको यहाँ पर किस तरह से सोचना है, इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो आपका लाइन है और ये लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, यानी कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड यानी कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, अब फिर उसके बाद B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पर cos 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री होने से यह 0 हो जाता है। तो 0, अब ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं हर में जो भी टर्म है यह 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह इसमें हमको क्या मिलने वाला है, A1 B1 A2 B2 और फिर उसके बाद A3 B3 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे याद रखिए कि अगर दो लाइन आपका परपेंडिकुलर हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो 1/1 करके जो प्रोडक्ट करेंगे हम लोग और उसका जब सम लेंगे तो वह आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर इस लाइन L1 और L के लिए, यानी कि L जो है परपेंडिकुलर टू L1 है, देयरफॉर 8A प्लस -16B फिर प्लस 7C, इस दोनों के प्रोडक्ट को 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से L जो है परपेंडिकुलर टू L2 है, तो 3 × A फिर उसके बाद 8 × B उसके बाद -5 × C, इसको भी हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको निकालना है A, B और C का वैल्यू निकाल लेना है। तो A, B, C का वैल्यू निकलेगा, यानी कि इस लाइन का हमको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। तो यही इसका डायरेक्शन रेशियो ही ना हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक पॉइंट हमको पता है ही और इसका इक्वेशन निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा और एक
पॉइंट मिल जाएगा तो इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसको लिखेंगे a बाय, इसको ढक दिए तो -16 इंटू -5, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 8, 8 7 जा 56, तो -56। और b बाय, अब इसको ढक दीजिए, अब नीचे से ऊपर लेते हैं, 7 7 3 जा 21 और 8 5 8 5 जा 40, यहाँ पर -40 होता है, यहाँ चिन्ह भी माइनस का आता है जिसके चलते यह प्लस हो जाएगा। और उसके बाद c बाय आपका हो जाए 64 बाय प्लस 48 हो जाएगा। ये देखिए इसको ढक देते हैं, 8 8 जा 64 और 16 3 जा 48, और यहाँ पर माइनस में आता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है जिसके चलते यह प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि a बाय आपको मिलता है 24, अब b बाय इस दोनों का सम जो है 61, c बाय इस दोनों का सम जो है हमको 112 मिलता है। और अगर इसको हम लोग k मान लें तो a का वैल्यू हमको मिल जाएगा 24 के, अब b का वैल्यू मिल जाएगा 61 के, और c का वैल्यू मिल जाएगा 112 के। तो इस तरह से डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गया। और इसके अलावे आपको एक पॉइंट दिया गया है 12 - 4 इस लाइन पर, जो कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं 12 - 4। तो अब इससे हमको इक्वेशन लिखना है, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड यानी कि लाइन, यानी कि जो लाइन हमको, जिसका इक्वेशन हमको निकालना था, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 बाय 24 के लिख सकते हैं, y - 2 बाय 61 के लिख सकते हैं, और z -4 यानी z + 4 बाय 112 के लिख सकते हैं। और चूंकि डायरेक्शन रेशियो है, कोई एक चीज़ कॉमन है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। या मान लीजिए यह लेमडा के बराबर है, तो x - 1 बाय 24 यह k चला गया लेमडा के साथ, y - 2 बाय 61 यह k चला गया लेमडा के साथ, और z + 4 बाय 112 तो यह लेमडा इंटू k। अब कांस्टेंट कुछ भी हो तो यह क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। और इस कांस्टेंट को हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन फाइनली हमारा लाइन का इक्वेशन क्या बच जाता है, यही हमारा इक्वेशन मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ये तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के हैं, यानी कि एक ही मेथड से बनने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है कि इसमें दिया गया है, दो लाइन दिया गया है, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। यहाँ भी दो लाइन दिया गया है, दोनों जो है इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपको निकालना है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो लाइन तो है ही, इस दोनों लाइन में ये दिखाना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इस चीज़ को आप अगर ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीनों तो एक ही तरह के हैं, तो इसमें से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो 19 में हम क्या करेंगे, तो 19 का जो इक्वेशन है आपका दिया गया है, 19 में जो लाइन दिया गया है x - 1/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4। तो इससे हम एक जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इस लाइन का एक जनरल पॉइंट, और वह खास पॉइंट जो है लाइन के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है लेमडा के अलग अलग मानों के लिए। तो चलिए निकालते हैं, फिर उसके बाद और भी समझ में आएगा। तो इसको x - 1/2 इक्वल टू लेमडा लिखेंगे। इस तरह से आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद y - 2/3 इक्वल टू लेमडा, तो y इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा। अब फिर z - 3/4 इक्वल टू लेमडा, तो z का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 4 लेमडा प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा लाइन जो है आपका दिया गया है x - 4/5, अब फिर इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z, इसको हम लोग लेमडा ले लेते हैं। क्या करेंगे, x - 4/5 इक्वल टू लेमडा, तो x का वैल्यू जो है मान लीजिए यहाँ पर लेमडा नहीं लेके यहाँ पर हम लोग k ले लेते हैं, चूँकि लेमडा यूज कर चुके हैं तो k ले लेते हैं। तो k
x इक्वल टू 5k प्लस 4 लिख सकते हैं। उसके बाद y माइनस 1/2 इक्वल टू k लेते हैं, तो y इक्वल टू 2k, ये -1 है इधर तो +1 इधर हो जाएगा, और यहाँ z इक्वल टू k, तो z इक्वल टू आपका k मिल जाता है। इस तरह से ये जनरल पॉइंट आपको मिलता है। यानी कि इस लाइन पर ये जो मान लीजिए कि ये लाइन है आपका, ये लाइन है, ये लाइन के हर एक पॉइंट को यह जो आपका कोऑर्डिनेट है x y z, ये रिप्रेजेंट करता है लेम्डा के अलग अलग मानों के लिए। जैसे यहाँ कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं a1, तो लेम्डा का कुछ और मान होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं a2, मान लीजिए a2 लेते हैं, तो a2 यही पॉइंट होगा, लेकिन इसके लिए लेम्डा का मान अलग होगा। यहाँ कोई पॉइंट है आपका a3, तो इसी से हमको a3 भी पॉइंट मिल जाएगा। सिर्फ अंतर क्या होगा कि ये जो लेम्डा देख रहे हैं इसका मान आपका अलग होगा। अब उसी तरह से k का मान के लिए भी होता है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन हो गया आपका L1 मान लीजिए, और ये लाइन आपका L2, ये लाइन L2, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम जनरल पॉइंट निकालने के लिए तो जान गए हैं भैया, ये जनरल पॉइंट निकाल लिए हैं, इसका जनरल पॉइंट निकाल लिए हैं। अगर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो एक खास ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए ये इसके बराबर होगा, ये y का वैल्यू इसके y के बराबर होगा, अगर ये z का वैल्यू z के वैल्यू के बराबर होगा। तो इसीलिए इफ़ इंटरसेक्ट, अगर जो है ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो 2 लेम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5k प्लस 4 के बराबर हो जाएगा, और 3 लेम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2k प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ 4 लेम्डा प्लस 3 इक्वल टू यह k के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन आता है कि यह इंटरसेक्ट करती है अथवा नहीं, इंटरसेक्ट करती है या डजंट इंटरसेक्ट करती है। अगर इंटरसेक्ट करती है तो इस दो से अगर आप लेम्डा और k का मान निकालते हैं, है ना, तो थर्ड इक्वेशन जो है, यह थर्ड इक्वेशन ये देख रहे हैं आप, थर्ड रिलेशन जो है आपका, रिलेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, है ना, तो निश्चित रूप से सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि इससे और इससे हमने लेम्डा और k का वैल्यू निकाला, और लेम्डा और k का वैल्यू को इसमें रख दिया। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहेंगे इंटरसेक्ट है। अगर नॉट सेटिस्फाइड, है ना, अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, यानी कि लेम्डा और k का वैल्यू तो हमने निकाला पहले और दूसरे से, और नॉट सेटिस्फाइड थर्ड को यह सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो हम ऐसे कंडीशन को कहेंगे डज नॉट इंटरसेक्ट या डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इंटरसेक्ट और नॉट इंटरसेक्ट के लिए। अब देखिए वही चीज़ करने जा रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, इस दोनों से जो है वैल्यू, इस दोनों को सॉल्व करना है। जैसे इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखें तो 2 लेम्डा माइनस 5k इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 3 हो जाएगा। 3 लेम्डा और यहाँ माइनस 2k, अब 2 को उधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा आपका। अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा काम करते हैं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 लेम्डा माइनस 15k इक्वल टू 9, और इसको हम लिख सकते हैं 6 लेम्डा माइनस 4k इक्वल टू -2। तो यहाँ पर ये आपका है ना कैंसिल हो जाता है, और इससे आपको मिलता है 11k माइनस 11k इक्वल टू +11। तो k का वैल्यू आपको मिल जाता है यहाँ पर -1। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम, इस तरह के लीनियर इक्वेशन को आप बहुत सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब k का वैल्यू -1 मिल गया, तो लेम्डा का वैल्यू हमको निकालना है -5। अब k का वैल्यू -1 रख देना है इक्वल टू 3। 2 लेम्डा प्लस 5 इक्वल टू 3, 2 लेम्डा इक्वल टू -2, तो लेम्डा का वैल्यू -1। तो लेम्डा का भी वैल्यू -1 और k का भी वैल्यू -1। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम थर्ड से,
ये मान लीजिए आपका थर्ड इक्वेशन है, और इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। ये आपका 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू के बराबर है। देखते हैं कि यह के का वैल्यू हम यहाँ पर -1 रखेंगे, लेमडा का भी वैल्यू -1 रखेंगे। 4 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू -1, यानी कि -4 प्लस 3 इक्वल टू -1, यानी कि -1 इक्वल टू -1, विच इज़ ट्रू और सेटिस्फाइड। इसी को हम लोग क्या समझेंगे, ये सेटिस्फाइड समझेंगे। हैंस द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। हैंस टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ये पता लगाना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम चलेंगे, किसी एक पॉइंट को उठाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका पॉइंट दिया गया है, x का वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1 है ना, x का वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1, y का वैल्यू जो है आपका 3 लेमडा प्लस 2 है, 3 लेमडा प्लस 2 है, और z का जो वैल्यू है 4 लेमडा प्लस 3 है। या नहीं तो इसमें k के रूप में, तो k का वैल्यू जो है हम अगर इसमें रख देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, या तो लेमडा का वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी सेट में, और जो सेट में अननोन वैल्यू है उसको हम रख देते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर उतना हम क्यों करेंगे, हम लेमडा का ही वैल्यू रख देते हैं। तो -1 प्लस 1 तो -1 निकलेगा। लेमडा का वैल्यू -1 रखिए, प्लस 2 कीजिए तो -1 निकलेगा। लेमडा का वैल्यू -1 रखिए, प्लस 3 कीजिए तो यह भी -1 निकलेगा। यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट जो है -1 और ये आपका -1 मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपको इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 18 और इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 20 बना लेंगे, और कमेंट में लिखेंगे यस लिखकर 18 प्लस 20 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यस लिखकर 18 प्लस 20 लिख देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपसे यह जो है छूटा हुआ प्रॉब्लम बन गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ देख रहे हैं कि यह जो 5 क्वेश्चन हैं, तो पांचों क्वेश्चन में एक ही चीज़ का डिमांड है। वो एक चीज़ का डिमांड है क्या, कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, या तो लेंथ ऑफ फुट निकालना है या कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट निकालना है, इसमें भी कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट निकालना है। और थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं अंतर, कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकाल कर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना होता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि इस पांचों में समानता क्या है, कि एक पॉइंट दिया रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा, यानी कि एक पॉइंट रहेगा, एक लाइन रहेगा। और इसको ज़रा हम डायग्राम से समझें तो कोई एक पॉइंट है, एक लाइन है, और इस पॉइंट से आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है ना। पॉइंट दिया रहेगा और ये लाइन दिया रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको, या परपेंडिकुलर अगर हम डालते हैं तो ये पॉइंट आपका क्या होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। क्लियर है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो इस पॉइंट से इसकी दूरी भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। और इसमें क्या है कि आपको कहीं कहीं तो ये लाइन एल का इक्वेशन दिया गया है। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में लाइन का इक्वेशन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में लाइन का इक्वेशन दिया गया है, 23 में भी लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है। और 24 और 25 में कहा गया है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है कि अगर यह 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, यानी कि इसमें जो है इस 2 पॉइंट से पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन तक पहुंचना है और फिर उसके बाद फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसमें कोई एक प्रॉब्लम बता देने से मुझे लगता है कि आप लोग सारा बना लेंगे। हम लोग क्वेश्चन 25 नंबर को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या किया गया है, यहाँ पर पॉइंट ए कर दिया है, 1, 8 और 4 कर दिया गया है। और ये जो लाइन है आपका 0, -1 और 3 से, और ये आपका 2, -3 और -1 से होकर
गुजरती है। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर हमको 2 पॉइंट दिया गया है, B जैसे दिया गया है आपका 0, -1 और 3, और C दिया गया है आपका 2, -3 और -1, तो 2 पॉइंट से होकर अगर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो x -0 अब बाय 2 -0 लिखेंगे, अब फिर y -1 तो +1 अब बाय -3 +1 हो जाएगा, और z -3 बाय -1 -3 हो जाएगा। तो इस तरह से लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाता है x/2 = y +1 बाय -2 = z -3 बाय -4। तो ये लाइन का इक्वेशन मिल जाता है, ये लाइन का इक्वेशन मिल जाता है। अब इस लाइन से हम लोग जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। तो जनरल पॉइंट निकालने के लिए x/2 = y +1 बाय -2 = z -3 बाय -4 को हम लोग लेम्डा ले लेते हैं। अब इससे जो है जनरल पॉइंट x का वैल्यू जो निकलता है 2 लेम्डा, और इससे देखिए y का वैल्यू निकालिए, y +1 बाय -2 लिखेंगे = लेम्डा, तो y +1 = -2 लेम्डा हो जाएगा, और y का वैल्यू -2 लेम्डा -1, तो y का वैल्यू -2 लेम्डा -1 लिख सकते हैं, और z का वैल्यू -4 लेम्डा +3 लिख सकते हैं। तो ये वह जनरल पॉइंट हो गया जो इस लाइन पर कहीं ना कहीं भी एग्जिस्ट करता है। अगर किसी जगह एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए इस लेम्डा का मान कुछ और होता है, अगर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए लेम्डा का मान कुछ और है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 2 लेम्डा -2 लेम्डा -1 हो जाएगा, -4 लेम्डा +3 हो जाएगा। इस Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। यह Q का कोऑर्डिनेट का डिसीजन तभी होगा जब हम यहाँ पर लेम्डा का मान रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो आपका AQ है, AQ परपेंडिकुलर है आपका ये आपका AB के परपेंडिकुलर है, ये BC के परपेंडिकुलर है ना, क्या है भैया, BC के परपेंडिकुलर। तो AQ का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और BC का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, दोनों का 1/1 करके प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर होगा, जैसा कि हम लोग पिछले प्रॉब्लम में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो BC का डायरेक्शन रेशियो तो हमको दिख रहा है 2 -2 और -4, लेकिन AQ का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका Q एक पॉइंट निकला हुआ है यहाँ का, और A पॉइंट जो है आपका यहाँ का है। अगर दोनों का डिफरेंस कर देते हैं तो इसका हमको डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है। तो इस 2 लेम्डा -1 उसके बाद -2 लेम्डा -1 इंटू सॉरी माफ़ करेंगे, ये आपका -8, फिर उसके बाद -4 लेम्डा +3 -4, ये आपका डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है AQ का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AQ, यानी कि 2 लेम्डा -1, और इसको लिख सकते हैं -2 लेम्डा -9, और इसको आप लिख सकते हैं -4 लेम्डा -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, BC का जो डायरेक्शन रेशियो है यह 2 है आपका, फिर -2 है, और ये आपका -4 है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो 2 × 2 लेम्डा -1, चूँकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, प्लस -2 लेम्डा -9 इंटू -2, अब फिर उसके बाद -4 लेम्डा -1 इंटू -4 = 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 लेम्डा -2 हो जाता है, अब फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ही आ जाएगा, माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 4 लेम्डा यहाँ भी हो जाएगा प्लस आपका हो जाता है 9 दूना 18, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 16 लेम्डा यहाँ भी प्लस हो जाएगा, =4 = 0, 4 लेम्डा और 16 लेम्डा, तो ये 24 लेम्डा हुआ। अब फिर उसके बाद 18 में -2 कर दीजिए तो 16, और 16 में 4 ऐड कर दीजिए तो 20, है ना। तो यहाँ पर आपको मिल गया
इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस तरह से लेमडा का वैल्यू -20/24 आता है, जिसको हम लोग 4 से अगर कटाते हैं तो 4 5 × 20, 4 6 × 24, -5/6 मिल जाता है। तो ये लेमडा का जो वैल्यू हो गया आपका -5/6 हो गया। अब यहाँ पर हमको इस पॉइंट Q को निकालना है, और ये पॉइंट Q जो है आपका यही दिया गया है। तो Q जो है क्या निकल जाएगा, इसमें लेमडा का वैल्यू रख देना है। तो 2 × -5/6 रख दीजिए, और फिर -2 × लेमडा का वैल्यू -5/6, -1, फिर उसके बाद -4 × -5/6 +3 रख दीजिए। तो ये तो आपका हो गया -5/3 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो प्लस हो जाएगा, ये 3 बार में कट गया, 5/3 -1, 5/3 -1 लिख दीजिए। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, 5 2 = 10/3 +3। इस तरह से आपको पॉइंट मिल जाता है, जो कि आपको मिलता है -5/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो 19/3 मिल जाता है। तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाता है, रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाता है। कौन सा पॉइंट भाई? यही फुट। ये फुट इसलिए कहा गया है कि ये जो लाइन खड़ी है, ये नीचे के पॉइंट को हम लोग फुट कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? फुट कहते हैं। और अब यहाँ पर हमको क्या करना है, A और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो A और Q का बीच डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस माफ करेंगे x2 - x1 और z2 - z1 का होल स्क्वायर करके इसको स्क्वायर रूट में लेके हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, अगर ये पॉइंट दोनों पता हो तो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। आप निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24 बना लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका एक ही तरह का है। इसमें से कोई एक बना लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं समझ तो तीनों जाएंगे, लेकिन कोई 2 आपको ही बनाना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको लास्ट प्रॉब्लम बनाने के लिए बता रहा हूँ। आप यह 26 और 27 निश्चित रूप से खुद बना लेंगे। तो चलिए 28 में देखिए क्या कहता है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2 - 1 and 5 इन द लाइन। इस लाइन में आपको इस पॉइंट का इमेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज कैसे निकालना है, क्या निकालना है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन आपको दिया गया है ना, और यही लाइन है आपका, जैसा कि यही क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन में जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इसको हम लोग L मान लेते हैं। तो ये L आपका लाइन दिया गया है, और यहाँ पर कोई पॉइंट आपका दिया गया है 2 - 1 और 5 दिया गया है। तो इसका इमेज हमको बनाना है। तो यानी कि इमेज बनाने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको एक प्लेन मिरर मान लें, प्लेन मिरर मान लेते हैं, तो प्लेन मिरर का क्या रूल है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनता है? इमेज बनता है। यानी कि अगर ये पॉइंट A है तो इसका इमेज जो है पॉइंट P पर बनेगा, और ये डिस्टेंस आपका बराबर होगा। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो पॉइंट आपको मिला हुआ है ये आपका क्या है? फुट है। यानी कि सबसे पहले आपको फुट निकालना है, और फुट निकालने के बाद अगर इस पॉइंट को हम ABC ले लेते हैं, तो A और P का मिड पॉइंट है इसका फुट। अगर आपको फुट मिल जाए और ये पॉइंट मिल जाए, तो आप निश्चित रूप से ABC को निकाल सकते हैं। यानी कि इस में जो आप शुरू से 21, 22, 23, 24, 25 जो बनाए, इसमें जैसा कि आपने फुट निकाला था, उसी तरह से इस तीनों प्रॉब्लम में करना है कि सबसे पहले आपको फुट निकाल लेना है और उसके बाद उसका इमेज निकालना है। तो चलिए, फुट निकालने के लिए तो हम लोग जान रहे हैं कि जनरल
पॉइंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि यह जो आपका लाइन का इक्वेशन है यह आपका वेक्टर फॉर्म में है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बड़ी आसान है, x माइनस 11 लिखेंगे, अब y लिख देंगे 10 लिख देंगे, फिर y माइनस 2 लिखेंगे, अब y क्या लिख देंगे -4 लिख देंगे, अब फिर z माइनस 8 यानी कि +8 हो जाएगा और y -11 हो जाएगा। जनरल पॉइंट निकालने के लिए इसको लेमडा के बराबर कर देते हैं हम लोग। अब इससे x का जो वैल्यू निकल गया आपका 10 लेमडा + 11, अब फिर इतना बराबर लेमडा करेंगे तो इससे y का वैल्यू आपका निकल जाएगा -4 लेमडा -2 निकल जाएगा, और इतना बराबर जब लेमडा करते हैं तो z इक्वल टू -11 लेमडा -8 आपका निकल जाता है। तो ये आपका एक जनरल पॉइंट हो गया, और यह पॉइंट जो है हमारा फुट तभी होगा जब लेमडा का कोई खास वैल्यू होगा। तो इस लेमडा का खास वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, किस तरह से, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो को जानकर। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो हमारा ये है और दूसरा पॉइंट जो है हमारा यहाँ फुट, जो कि ये है आपका जनरल पॉइंट। तो यह जो पॉइंट है आपका 2 -1 और 5, अगर इसका डिफरेंस हम ले लें तो इसका डिफरेंस जो है मान लिया जाए यहाँ पर b है, तो ए बी का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी अगर करना है तो दिस माइनस दिस कर देंगे, तो यह आपका हो जाएगा 10 लेमडा +9 कोमा, इसमें 1 को माइनस करते हैं तो -4 लेमडा -3, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका -1 आता है, और यह -11 लेमडा -13, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। इसके बाद हमारा ये जो लाइन L है इसका डायरेक्शन रेशियो 10 -4 और -11 है, 10 -4 और -11 है। तो दोनों डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा 1 by 1 करके वो 0 के बराबर होगा। तो आप इसको 10 × 10 लेमडा +9 लिखेंगे, -4 × -4 लेमडा -1, -11 × -11 लेमडा -13 इक्वल टू 0, और इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो लेमडा का वैल्यू आपको -1 मिलता है। अब इस -1 को क्या करेंगे हम, इसमें अगर रख देते हैं तो हमको मिल जाता है यह फुट का पॉइंट। तो फुट जो है आपका क्या हो जाता है, यानी कि यह b जो है 10 × -1 + 11, -4 × -1 -2, और -11 × -1 -8, और ये पॉइंट आपका हो जाता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिलता है 1, 2 और यह 3 मिलता है। अब हमको इमेज निकालना है, तो इमेज जो है आपका ABC बना हुआ है। अब फुट जो है आपका 1, 2 और 3 है। अब कोई पॉइंट A जो है आपका 2 -1 और 5 है, जैसा कि देख सकते हैं ये आपका पॉइंट है, ये आपका फुट है, और ये आपका इमेज है। तो इमेज और इस पॉइंट के बीच में हमारा फुट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, 2 + a/2 = 1 लिख सकते हैं। इससे a का वैल्यू मिल जाता है आपको, है ना, a का वैल्यू मिल जाता है 0 मिल जाता है। इसके बाद -1 + b/2 = 2 लिखेंगे, इससे आपका b का वैल्यू मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 5 + c/2 = 3 लिखेंगे, जिससे c का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1। इस तरह से रिक्वायर्ड इमेज जो हो जाएगा, है ना, ये आपका 0, 5 और 1 मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और इसके आधार पर आप लोग और भी क्वेश्चन को बना लेंगे 27 और
26 को 27 और 26 में आपको देखिए कार्टेशियन फॉर्म में बनाया दिया गया है इक्वेशन ऑफ लाइन, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में था तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है, तब इसको सॉल्व किया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।